नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनोविज्ञान बाय सचिन सर की क्लास। इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें हम समझेंगे पाचन तंत्र क्या है, आहार नाल और सहायक अंग माउथ से एनस तक पूरा प्रोसेस, एंजाइम्स और उनका काम, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन। यानी इस एक लेक्चर में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और अंत में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे आपका पूरा चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम शरीर के अंदर चलने वाली इसी खतरनाक और एडवांस्ड केमिकल फैक्ट्री को डीकोड करने वाले हैं। सही कहा आपने। हमारा लक्ष्य आज रटना नहीं है, बल्कि इस पूरे सिस्टम के पीछे के क्यों और कैसे को गहराई से समझना है। जब हम लॉजिक समझ लेंगे तो कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। एकदम सही। तो चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। ओके, तो यहां हम बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन से शुरू कर रहे हैं। ये स्लाइड पूछती है कि पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम असल में करता क्या है। राइट। इसका बहुत ही सीधा सा लॉजिक है। हम जो भी खाते हैं, चाहे वो रोटी हो या पिज्जा, शरीर उसे सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इस सिस्टम का काम है उस भोजन को बहुत ही छोटे छोटे पोषक तत्वों में या न्यूट्रिएंट्स में तोड़ना, जिसे हम डाइजेस्ट करना कहते हैं। एग्जैक्टली। फिर उन न्यूट्रिएंट्स फूड शरीर के खून में अवशोषित करना, जिसे एब्जॉर्ब करना कहते हैं। और अंत में जो बेकार पदार्थ बच जाता है उसे शरीर से बाहर निकाल देना। अच्छा, तो ये जो स्लाइड के सबसे नीचे वाली लाइन है, जिसे रिवीजन किंग कहा गया है, पाचन इक्वल टू मैकेनिकल प्लस केमिकल प्लस अब्जॉर्प्शन प्लस इजेक्शन। हाँ, ये पूरी प्रोसेस का एकदम सॉलिड समरी है। ओके, तो मुझे यहाँ एक डाउट है। मतलब यहाँ मैकेनिकल और केमिकल दोनों क्यों लिखे हैं? क्या हमारा पेट अंदर से किसी वॉशिंग मशीन या मिक्सर ग्राइंडर की तरह काम करता है? ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। हमारा शरीर सच में एक बहुत ही एडवांस्ड मशीन है। अच्छा। हाँ, यहाँ मैकेनिकल का मतलब है खाने को फिजिकली तोड़ना या पीसना, जैसे जब हम दांतों से खाने को चबाते हैं या जब हमारा पेट सिकुड़ता और फैलता है, जिसे चर्निंग कहते हैं। ओके, मतलब फिजिकल मूवमेंट। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे मिक्सर में ब्लेड घूमते हैं। और केमिकल का मतलब है उन खास एंजाइम्स और एसिड्स का काम जो उस पिसे हुए खाने को मॉलिक्यूलर लेवल पर तोड़ते हैं। सिर्फ चबाने से खाना खून में नहीं जा सकता, उसे केमिकली गलाना पड़ता है। समझ गई। ये दोनों प्रोसेस मिलकर ही सही मायने में पाचन करते हैं। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर का असली नक्शा दिखा रही है। हाँ, इस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इस पूरे सिस्टम को बांटें तो इसके दो मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है आहार नाल, जिसे एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। ये मुख से लेकर गुदा तक, यानी माउथ से लेकर एनस तक एक लगातार चलने वाली, बिना कहीं टूटी हुई एक नली है। और इसकी लंबाई तो यहाँ 8 से 10 मीटर लिखी है। मतलब हमारे पेट में इतनी लंबी पाइप है। हाँ, जानकर हैरानी होती है ना। मतलब एक 3 मंजिला इमारत जितनी लंबी पाइप हमारे पेट में मुड़ी तुड़ी पड़ी है। भोजन इसी मेन हाईवे से होकर गुजरता है। वाह। और दूसरा हिस्सा है सहायक अंग यानी एक्सेसरी ऑर्गन्स। इसमें लार ग्रंथि, यकृत मतलब लिवर, अग्न्याशय यानी पैंक्रियास और पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर शामिल हैं। यहाँ एक चीज मुझे बहुत अजीब लग रही है। ये जो सहायक अंग है, स्लाइड साफ साफ कह रही है कि ये भोजन से सीधे नहीं जुड़ते। हाँ, बिल्कुल नहीं जुड़ते। तो फिर ये पाचन में मदद कैसे करते हैं, अगर खाना कभी इनके अंदर जाता ही नहीं? यही तो इस सिस्टम की ब्यूटी है। आप इसे कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की तरह सोचिए। मेन हाईवे यानी हमारी आहार नाल, उस पर कार रूपी खाना आगे बढ़ रहा है। ओके। अब लिवर और पैंक्रियास जैसे अंग उस हाईवे पर नहीं है, बल्कि वो साइड में बैठे रोबोटिक आर्म्स या हेल्पर्स हैं। अच्छा, वो बाहर से काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। खाना उनके अंदर नहीं जाता, बल्कि वो अपने अंदर बहुत ही पावरफुल केमिकल्स और एंजाइम्स बनाते हैं और छोटी छोटी पाइप्स के जरिए उस मेन हाईवे पर छिड़क देते हैं। अगर ये हेल्पर्स बाहर से अपना केमिकल ना भेजे तो खाना कभी पच ही नहीं पाएगा। ओह, बहुत बढ़िया समझाया आपने। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां हम शुरुआत कर रहे हैं, यानी मुख के माइक्रो लेवल पर। बिल्कुल। मुख सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, बल्कि पाचन का पहला असली स्टेशन है। सबसे पहले बात करते हैं दांतों की। इंसानों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। हाँ, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, है ना? सही कहा। इंसाइजर गिनती में 8 होते हैं, जो सेब को काटने का काम करते हैं। कैनाइन 4 होते हैं, जो चीजों को फाड़ने का काम करते हैं। प्रीमोलर 8 चबाने के लिए और मोलर 12 खाने को बिल्कुल बारीक पीसने के लिए। और ये जो अडल्ट्स का डेंटल फॉर्मूला है 2123। हाँ, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद जीभ आती है, जिस पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं और ये खाने को निगलने लायक बनाती है। लेकिन मुंह का सबसे बड़ा सुपरस्टार है हमारी लार, जिसे हम सलाइवा कहते हैं। बिल्कुल। लार का पीएच लगभग 6.8 होता है, मतलब ये हल्की सी एसिडिक होती है। और सबसे जरूरी बात, इसमें सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। ओके, इसका काम क्या है? इसका इकलौता काम है स्टार्च को, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, उसे माल्टोज में बदलना, जो कि एक सिंपल शुगर है। तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि जब हम रोटी का एक टुकड़ा चबाते हैं तो उसका पाचन पेट में पहुंचने से पहले ही हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है? बिल्कुल। और ये पॉइंट एग्जामिनर्स का फेवरेट है।
अक्सर लोगों को लगता है कि पेट ही सब कुछ पचाता है, हाँ, मुझे भी यही लगता था। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही रोटी लार के साथ मिलती है, लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम उस रोटी के स्टार्च को चीनी में तोड़ने लगता है। इसीलिए अगर हम सूखी रोटी को बहुत देर तक चबाते रहें तो वो मुंह में ही मीठी लगने लगती है। पाचन की शुरुआत हमेशा मुंह से होती है। वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां खाना मुंह से आगे बढ़ता है। मुंह के बाद खाना गले से होते हुए अन्न नली में जाता है, जिसे ईसोफेगस कहते हैं। स्लाइड में एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। क्या? अन्न नली में कोई केमिकल पाचन नहीं होता। अच्छा, सिर्फ खाना नीचे जाता है। हाँ, यहां सिर्फ एक लहर जैसी गति होती है, जिसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। ये मांसपेशियों का सिकुड़ना और फैलना है, जो खाने को नीचे पेट की तरफ धकेलता है। फिर खाना पहुंचता है आमाशय यानी स्टमक में, जो एक जे आकार की थैली होती है। बिल्कुल। और इसके 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरस। पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस यानी पेट का रस बनता है। इस रस में 3 चीजें होती हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, जो खाने के साथ आए बैक्टीरिया को मारता है और मीडियम को बहुत ज्यादा एसिडिक बनाता है। इसका pH लगभग 1.5 से 2 होता है। दूसरा है पेप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। और तीसरा है म्यूकस। और फिर खाना पिसकर क्या बन जाता है? हाँ, यहाँ खाना एसिड में पिसकर एक गाढ़े पेस्ट में बदल जाता है, जिसे काइम कहते हैं। और एक और फैक्ट है, बच्चों के पेट में रेनिन नाम का एक खास एंजाइम होता है जो दूध पचाता है। तो ये एसिड पेट की खुद की दीवार को जलाकर राख क्यों नहीं कर देता? ये सवाल तो हर किसी के दिमाग में आना चाहिए। इसका राज उस तीसरी चीज में छुपा है जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, म्यूकस। अच्छा, तो म्यूकस बचाता है? बिल्कुल। हमारे पेट की अंदरूनी दीवार पर इस म्यूकस की एक बहुत ही मोटी और चिकनी परत होती है। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड या ढाल की तरह काम करती है। एसिड खाने को तो गलाता है, लेकिन इस म्यूकस की दीवार को पार करके पेट के असली टिश्यू तक नहीं पहुंच पाता। ओह, तो ऐसे काम करता है ये। हाँ, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या बहुत तीखा खाते हैं तो कभी कभी ये म्यूकस की परत कमजोर पड़ जाती है। तब वो एसिड पेट की दीवार को ही जलाने लगता है, जिसे हम आम भाषा में अल्सर या भयंकर एसिडिटी कहते हैं। बाप रे, अब समझ आया एसिडिटी का असली कारण। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो इस पूरे सिस्टम का मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इस स्लाइड पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि यही पाचन का असली हीरो है, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम तो छोटी आंत है, लेकिन ये शायद सबसे लंबी होती है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। ये आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा होती है, करीब 6 से 7 मीटर लंबी। इस बात को दिमाग में बैठा लेना है कि मैक्सिमम डाइजेशन और न्यूट्रिएंट्स का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इसी छोटी आंत में होता है। ओके। इसके शुरुआती भाग ड्यूडेनम में 3 अलग अलग रस आकर मिलते हैं। लिवर से बाइल जूस आता है, जो फैट का एमल्सिफिकेशन करता है। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आता है, जिसमें ट्रिप्सिन, लाइपेस और एमाइलेज होते हैं। और आंत का अपना इंटेस्टाइनल जूस भी होता है। और फिर खाना आगे बढ़ता है ना? हाँ, जेजुनम और इलियम ने जो असली एब्जॉर्प्शन जोन है। यहाँ की सतह पर विलाई नाम के छोटे छोटे फिंगर लाइक यानी उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इन विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स को सोखकर सीधे खून में डालती हैं। और लैक्टियल नाम की नलिकाएं होती हैं, जो फैटी एसिड्स को सोखती हैं। तो मेरा एक डाउट है यहाँ, ये विलाई का स्ट्रक्चर उंगलियों जैसा ही क्यों होता है? मतलब अगर आंत अंदर से एक प्लेन चिकनी पाइप जैसी होती तो क्या नुकसान था? बहुत ही लॉजिकल सवाल है। इसे आप एक तौलिए के उदाहरण से समझ सकते हैं। तौलिया? हाँ, अगर आप एक प्लेन सूती कपड़े से पानी पोंछें तो वो कम पानी सोखेगा, लेकिन तौलिए में छोटे छोटे धागे या रोएं बाहर निकले होते हैं, जिससे उसका सरफेस एरिया या सोखने वाला क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाता है। राइट, और वो झट से सारा पानी सोख लेता है। विलाई बिल्कुल वही काम करते हैं। उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर होने की वजह से छोटी आंत का सरफेस एरिया कई गुना बढ़ जाता है। अगर आंत अंदर से प्लेन होती तो सारे न्यूट्रिएंट्स सोखने के लिए हमें 6 मीटर नहीं, बल्कि शायद 30-40 मीटर लंबी आंत की जरूरत पड़ती, जो हमारे शरीर में फिट ही नहीं हो सकती थी। क्या बात है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां पाचन लगभग खत्म हो चुका है। बिल्कुल। छोटी आंत के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है वो बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। यहाँ कोई पाचन नहीं होता क्या? नहीं, यहाँ कोई पाचन नहीं होता, क्योंकि सारे जरूरी पोषक तत्व तो छोटी आंत पहले ही सोख चुकी है। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? इसका सबसे बड़ा काम है वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी उस वेस्ट मटेरियल में बचे हुए पानी को वापस शरीर में सोख लेना। इसके अलावा बड़ी आंत में कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं, जो हमारे लिए विटामिन के और विटामिन बी बनाते हैं। अच्छा, और फिर मल त्याग होता है? हाँ, पानी सोखने के बाद जो ठोस वेस्ट बचता है उसे मल या फेसिस कहते हैं।
इजेक्शन के लिए ये वेस्ट मलाशय यानी रेक्टम में कुछ देर स्टोर होता है और फिर गुदा यानी आइनस के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब अगर सारा जरूरी खाना छोटी आंत में ही एब्जॉर्ब हो गया था तो इस बड़ी आंत का मुख्य रोल सिर्फ पानी को बचाना है। अगर ये ना हो तो क्या होगा? अगर बड़ी आंत पानी ना सूखे ना तो शरीर का सारा जरूरी पानी वेस्ट के साथ बाहर निकल जाएगा और हमें भयानक डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ओह, जब हमें लूज मोशंस होते हैं तब यही होता है। बड़ी आंत किसी इन्फेक्शन की वजह से पानी सोखना बंद कर देती है। तो बड़ी आंत सिर्फ कचरा फेंकने की पाइप नहीं है, यह शरीर का सबसे बड़ा वाटर रिसाइकलिंग प्लांट है। वाओ, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जहां हम वापस उन हेल्पर्स या सहायक अंगों के डीप कॉन्सेप्ट पर जा रहे हैं। हाँ, जो हेल्पर्स हमने स्लाइड 2 में देखे थे ना, अब उनका डिटेल काम समझते हैं। सबसे पहले है लिवर। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका मेन काम है बाइल जूस बनाना। ये बाइल जूस फैट के पाचन में ब्रह्मास्त्र का काम करता है। और गॉल ब्लैडर? गॉल ब्लैडर एक छोटा सा पाउच है जो लिवर के ठीक नीचे होता है और ये लिवर द्वारा बनाए गए बाइल को स्टोर करता है। तीसरा है पैंक्रियाज। इसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों बनाती है। इसके एंजाइम्स को याद रखने की कोई ट्रिक है क्या? हाँ, TLA ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, लाइपेज फैट को तोड़ता है और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है। यहाँ एक चीज मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है। अगर लिवर खुद दिन रात बाइल जूस बना रहा है तो फिर इस छोटे से पाउच यानी गॉल ब्लैडर की क्या जरूरत है? क्या ये सिर्फ एक स्टोरेज टैंक है? देखो, ये सिर्फ स्टोरेज टैंक नहीं है, ये एक कॉन्सेंट्रेटर है। मतलब? होता क्या है कि जब हम एकदम से कोई बहुत हेवी और ऑयली खाना खाते हैं, मान लीजिए हमने 2 प्लेट छोले भटूरे खा लिए, तो उस भयंकर फैट को पचाने के लिए शरीर को अचानक से भारी मात्रा में बाइल की जरूरत पड़ती है। राइट। अब लिवर इतना सारा बाइल तुरंत नहीं बना सकता, तब गॉल ब्लैडर अपना स्टोर किया हुआ एकदम गाढ़ा और पावरफुल बाइल तुरंत आंत में पंप कर देता है। ये एक इमरजेंसी बैकअप की तरह है। बहुत सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो रिवीजन के लिए एक बेहतरीन फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट सच में एक मास्टरपीस है। इसे देखकर पूरा प्रोसेस 1 सेकंड में क्लियर हो जाता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में एमाइलेज एंजाइम द्वारा शुरू होता है। फिर पेट में इसका कोई पाचन नहीं होता, चार्ट में वहां क्रॉस लगा है। और फिर छोटी आंत में पैंक्रियाटिक एमाइलेज इसे पूरी तरह पचा देता है। और प्रोटीन की कहानी अलग है। मुंह में इसका कोई पाचन नहीं होता, ये सीधा पेट में जाकर पेप्सिन से टूटना शुरू होता है और आंत में ट्रिप्सिन इसे खत्म करता है। और फैट का पाचन ना मुंह में होता है ना पेट में, ये सीधा आंत में जाकर बाइल और लाइपेज के द्वारा पचता है। ये देखकर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न समझ आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट मुंह से शुरू हुआ, प्रोटीन पेट से, लेकिन मक्खन, घी या फैट का पाचन सीधे छोटी आंत में जाकर ही क्यों शुरू होता है? मुंह और पेट इसका कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाते? इसका जवाब केमिस्ट्री में छुपा है। फैट पानी में घुलता नहीं है, वो हाइड्रोफोबिक होता है। हमारे मुंह और पेट के एंजाइम्स पानी वाले मीडियम में काम करते हैं। अच्छा, तो वो फैट को टच ही नहीं कर पाते? एग्जैक्टली। फैट के बड़े बड़े ढेलों को तोड़ने के लिए पहले उन्हें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ना पड़ता है और ये काम सिर्फ बाइल जूस कर सकता है। क्योंकि बाइल सिर्फ छोटी आंत में ही आता है, इसलिए फैट का असली पाचन सीधे छोटी आंत में ही शुरू हो पाता है। समझ गई। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जहां कुछ हाई लेवल कंट्रोल और एग्जाम की ट्रिक्स हैं। यहां हम बात कर रहे हैं हार्मोनल कंट्रोल की। आखिर इन सारे अंगों को कैसे पता चलता है कि कब कौन सा जूस निकालना है? ये कंट्रोल करते हैं हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन पेट को सिग्नल देता है कि गैस्ट्रिक जूस निकालो। सिक्रेटिन हार्मोन पैंक्रियाज को जूस निकालने का सिग्नल देता है और सीसीके यानी कोलेसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर से बाइल रिलीज करवाता है। ओके। इसके अलावा कुछ सुपर फैक्ट्स हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। पेट का मीडियम एसिडिक होता है जबकि आंत का मीडियम एल्कलाइन होता है। और वो ट्रिक? हाँ, अंगों के क्रम को याद रखने की एक शानदार मेमोरी ट्रिक दी गई है। माई इसोफेगस स्ट्रेचेस स्मॉल लार्ज रेक्टम एनएस, यानी माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनएस। ये हार्मोन्स तो शरीर के अंदर टेक्स्ट मैसेज या वाईफाई की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन सीसीके और सिक्रेटिन हार्मोन्स को कैसे पता चलता है कि अब रस भेजने का टाइम आ गया है। बहुत ही स्मार्ट एनालॉजी दी आपने टेक्स्ट मैसेज वाली। दरअसल छोटी आंत की दीवारों में केमिकल सेंसर्स लगे होते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे ही पेट से वो तेज एसिड वाला आधा पचा हुआ खाना यानी काइम आंत में गिरता है, आंत की दीवारें उस एसिडिटी को महसूस कर लेती हैं। ये एक अलार्म की तरह बजता है और आंत तुरंत खून में सिक्रेटिन और सीसीके हार्मोन्स छोड़ देती है।
और फिर वो हार्मोन्स मैसेज ले जाते हैं। बिल्कुल, ये हार्मोन्स खून के जरिए पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर तक मैसेज पहुंचाते हैं कि भाई खाना आ गया है, जल्दी अपना जूस भेजो। सही है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां से हमारा प्रॉमिस किया हुआ एमसीक्यू टेस्ट शुरू होता है। तो देखते हैं आज हमने जो समझा उसे हम अप्लाई कर पाते हैं या नहीं। स्लाइड पर पहला सवाल है, पाचन की शुरुआत कहां से होती है? ऑप्शंस हैं ए आमाशय, बी छोटी आंत, सी मुख, डी बड़ी आंत। तो इसका जवाब तो सी मुख है ना? बिल्कुल सही। जैसा कि हमने डिस्कस किया, सही जवाब है सी मुख। इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि लार में मौजूद अमाइलेज स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। और दूसरा सवाल है, HCl कहां पाया जाता है? ऑप्शंस है ए मुख, बी आमाशय, सी छोटी आंत, डी यकृत। हाँ, और सही जवाब है बी आमाशय यानी स्टमक, जो एसिडिक मीडियम बनाता है। पता है, एग्जाम के प्रश्न में बच्चे अक्सर पहले सवाल में गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि यार खाना तो पेट में पचता है, तो शुरुआत भी वहीं से होगी। ये मुंह वाला पॉइंट हमेशा याद रखना चाहिए। बिल्कुल, आम बोलचाल की भाषा और साइंस में यही फर्क है। साइंस स्टेप बाय स्टेप लॉजिक पर चलती है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं अगले 2 धमाकेदार सवालों के लिए। तीसरा सवाल है, वसा यानी फैट का इमल्सिफिकेशन कौन करता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी बाइल, डी एमाइलेज। इसका जवाब सी बाइल है। एकदम सही। एक्सप्लेनेशन कहता है कि बाइल फैट को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है। और चौथा सवाल है, सबसे अधिक पाचन कहां होता है? ए आमाशय, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी मुख। इसका भी जवाब भी छोटी आंत है। करेक्ट। मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन यही होता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि बाइल फैट को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है। ये इमल्सिफिकेशन शब्द बड़ा भारी भरकम है। क्या इसका मतलब यही है कि बड़े तेल के कतरों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ताकि एंजाइम आसानी से काम कर सकें? एकदम परफेक्ट। आप बर्तन धोने वाले डिशवॉश का उदाहरण सोचिए। अगर पैन में बहुत सारा तेल जमा है तो सादा पानी उसे साफ नहीं कर पाता, पानी तेल के ऊपर से फिसल जाता है। हाँ वो तो है। लेकिन जैसे ही आप डिशवॉश डालते हैं, तेल तुरंत टूटकर पानी में घुलने लगता है। बाइल हमारे शरीर का वही प्राकृतिक डिशवॉश है जो फैट के बड़े टुकड़ों को छोटे ड्रॉपलेट्स में बिखेर देता है ताकि लाइपेज एंजाइम उन्हें आसानी से पचा सके। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, मूवमेंट और जूस की फैक्ट्री के बारे में। पांचवा सवाल है, पेरिस्टाल्सिस गति किसमें होती है? ए मुख, बी अन्ननली, सी यकृत, डी अग्न्याशय। इसका जवाब बी अन्ननली है। सही है। एक्सप्लेनेशन बताता है कि ये एक वेव लाइक मूवमेंट है। और छठा सवाल है, पित्तरस यानी बाइल कहां बनता है? ए अग्नाशय, बी यकृत, सी आमाशय, डी छोटी आंत। ये तो बी यकृत मतलब लिवर में बनता है। बिल्कुल, ध्यान रहे, गॉल ब्लैडर सिर्फ स्टोर करता है, बनाता लिवर है। यार ये पेरिस्टाल्सिस वाली जो लहर जैसी गति का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत कूल है। क्या इसी वजह से अगर हम उल्टे लटक कर भी कुछ खाएं तो खाना गले से सीधा पेट में ही जाएगा, ग्रेविटी की वजह से वापस मुंह से बाहर नहीं गिरेगा? बिल्कुल 100% सही। ये ग्रेविटी पे काम नहीं करता। अन्ननली की मांसपेशियां इतनी ताकतवर होती हैं कि वो खाने के निवाले को एक लहर की तरह कसकर पकड़ती हैं और सिकुड़ सिकुड़कर नीचे ही धकेलती हैं। अच्छा, इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, वो जीरो ग्रेविटी में अंतरिक्ष में भी आराम से खाना खा सकते हैं और पचा सकते हैं। वाओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां सतह और प्रोटीन की बात हो रही है। सातवां सवाल है, विलाई कहां पाए जाते हैं? ए बड़ी आंत, बी आमाशय, सी छोटी आंत, डी अन्ननली। सही उत्तर है सी छोटी आंत। हाँ, वो तौलिए वाला लॉजिक, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली। और आठवां सवाल है, प्रोटीन का पाचन शुरू कहां होता है? ए मुख, बी आमाशय, सी छोटी आंत, डी बड़ी आंत। इसका जवाब बी आमाशय है ना? हाँ, बी आमाशय, जहां पेप्सिन एंजाइम काम करता है। हाँ, हमने फ्लो चार्ट में भी देखा था कि मुंह में प्रोटीन का कुछ नहीं होता। तो क्या हम कह सकते हैं कि पेट का सबसे मुख्य काम ही प्रोटीन को तोड़ना है? हाँ बिल्कुल। पेट का एसिड इतना तेज होता है कि जो मुंह का एंजाइम यानी एमाइलेज खाने के साथ पेट में आता है, वो इस एसिड में आते ही मर जाता है, काम करना बंद कर देता है। ओ, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन रुक जाता है। बिल्कुल, इसलिए पेट में कार्बोहाइड्रेट का पाचन रुक जाता है और सारा फोकस पेप्सिन एंजाइम के जरिए प्रोटीन को तोड़ने पर आ जाता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं हमारे आज के आखिरी 2 MCQs के लिए। तो 9वां सवाल है, निम्न में से कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ता है? ए एमाइलेज, बी पेप्सिन, सी लाइपेज, डी ट्रिप्सिन। इसका जवाब सी लाइपेज है। सही जवाब। एक्सप्लेनेशन बताता है कि लाइपेज फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। और हमारा आज का आखिरी सवाल 10वां सवाल है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? ए प्रोटीन डाइजेशन, बी फैट डाइजेशन, सी वाटर एब्जॉर्प्शन, डी स्टार्च डाइजेशन। तो ये सी वाटर एब्जॉर्प्शन है। एकदम सही।
पानी सोखना और मल बनाना। एक चीज कंफर्म करनी है मुझे, लाइपेज फैट को फैटी एसिड में तोड़ रहा है, मतलब जो भी ऑयली खाना हम खाते हैं उसका असली फाइनल प्रोडक्ट यही फैटी एसिड होता है जो बाद में खून में जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है जो अक्सर अच्छे स्टूडेंट्स भी मिस कर जाते हैं। क्या? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स टूटने के बाद सीधे खून की नसों में चले जाते हैं, लेकिन ये जो फैटी एसिड्स है ना, ये खून में सीधे नहीं जा पाते। अच्छा, तो फिर कैसे जाते हैं? इन्हें छोटी आंत के विलाई में मौजूद लेक्टियल नाम की स्पेशल नलिकाएं पहले सोखती हैं और फिर ये घुमाकर लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए बाद में ब्लड स्ट्रीम में मिलते हैं। ये बहुत ही हाई लेवल और स्कोरिंग पॉइंट है। ओह, ये तो बहुत ही नया पॉइंट था। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं जो इस पूरे चैप्टर का अल्टीमेट निचोड़ है। और यहां हम वापस आ गए हैं अपने रिविजन किंग पर। फाइनल लाइन जो पूरी प्रक्रिया का सारांश है, पाचन इक्वल टू मैकेनिकल प्लस केमिकल प्लस एब्जॉर्प्शन प्लस इजेक्शन। और स्लाइड में इसके साथ गियर, फ्लास्क और रिसाइकल जैसे आइकन्स भी दिखाए गए हैं। हाँ, विजुअल मेमोरी के लिए। ये इक्वेशन सच में रिवीजन किंग है। मतलब अगर कोई ये 4 शब्द समझ ले तो उसे पूरा सिस्टम समझ आ गया। बिल्कुल। मैकेनिकल मतलब दांत और मांसपेशियों का मूवमेंट, केमिकल मतलब एंजाइम्स और एसिड्स का जादू, है ना? एकदम सही समराइज किया आपने। मैकेनिकल तरीके से खाने को तोड़ा, केमिकल तरीके से उसे न्यूट्रिएंट्स में बदला, एब्जॉर्प्शन से उन न्यूट्रिएंट्स को शरीर ने अंदर खींच लिया और इजेक्शन से जो फालतू कचरा था वो बाहर निकाल दिया। यही है हमारी बॉडी की सबसे शानदार फैक्ट्री का पूरा वर्किंग मॉडल। वाओ! अगर वीडियो आपको समझ आया हो तो थम्स अप, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को बेल सब्सक्राइब करना ना भूलें।